जी जी बच्चों। जी तैमूर। सर वो लाइन की परफॉर्मेंस देख रहे थे ना? जी नहीं पढ़ा है मेरा ख्याल में। जी सर, नहीं पढ़ा। जी कोई और बताए क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? एनीबॉडी? जी शाह साहब मौजूद हैं? सभी? मुस्तकीम? सर हमने कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो पढ़ा था। अच्छा ओके सो ये एक एग्जांपल है। लास्ट टाइम हमने देखा कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में से रिसीविंग एंड पे पी आर और क्यू आर के लिए हमने एक्सप्रेशंस देखी थी। फिर हमने देखा था कि सेंडिंग एंड से जो पी और रियल पावर और रिएक्टिव पावर सेंडिंग एंड से जो सेंड हो रही होती, ट्रांसमिट हो रही होती है, उसकी बात की थी। रिसीविंग एंड पे जो रिसीव होती उसकी बात की थी। ऑफ कोर्स इनका जो डिफरेंस है उसकी मदद से जो ट्रांसमिशन लाइन के जो लॉसेज हैं वो हम निकाल सकते हैं। I square R losses और of course transmission line also absorbs reactive power। ठीक है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। ये मैंने ली है पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन बाय ग्लोवर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इससे थोड़ा सा मजीद आप लोगों को चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, 9000 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। इतनी पावर वो जनरेट करता है। उस पावर को हमने ट्रांसमिट करना है टू ए लोड सेंटर जो कि 500 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, जिस तरह बोंजी डैम का अगर किसी ज़माने में पावर प्रोजेक्ट बन जाता है, बोंजी मेरा गांव है, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी है कोई 7100 मेगावाट है। वहां से आप समझ लें कि अगर उस पावर को हमने ट्रांसमिट करना है लोड सेंटर की तरफ, ठीक है, और 500 किलोमीटर के रास्ते पे कोई ग्रिड स्टेशन है फॉर एग्जांपल, या लोड सेंटर है, ठीक है, तो 7000 मेगावाट का, जबकि यहाँ पे 9000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। चाइना में जो थ्री गार्जिस डैम का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो 22,000 मेगावाट का या 22 गीगावाट का, 22.5 गीगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, सो इन दिस एग्जांपल 9000 megawatts power plant is there. This much power has to be transmitted to a load center, to a load center which is located at a distance of 500 kilometer from the plant. ठीक है, तो इसके लिए आपने नंबर ऑफ थ्री फेज लाइंस, ठीक है, कितने थ्री फेज के कितने सर्किट्स आपको लगाने पड़ेंगे इस पावर को 5000 किलोमीटर डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और लाइन है 60 हर्ट्ज की लाइंस। ठीक है, और इसमें से एक लाइन जो है ये आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, जितनी भी लाइनें इस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आप लगाएंगे उसमें से एक लाइन ऐसी होगी जो आप समझ लें कि किसी टाइम पे भी वो आउट ऑफ सर्विस होगी। मतलब ये है कि किसी भी लाइन को आपने कोई मेंटेनेंस करनी है तो एक पर्टिकुलर लाइन को शट डाउन करेंगे और फिर बाकी लाइनें जो है उनको इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 9000 पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जितनी लाइनें लगाएंगे उसके अलावा और एक्स्ट्रा एक और लाइन वहां रखेंगे ताकि मेंटेनेंस के वक्त आप किसी एक लाइन की मेंटेनेंस करेंगे तो बाकी उस लाइन की पावर को फिर वो जो एक्स्ट्रा लाइन है उसमें से ट्रांसमिट करते रहे। ठीक है, तो हमने, हेलो बेटा कोई आवाज आ रही है? रिफ्लेक्शन है सर मेरी मैंने आवाज। ऑफ कर दिया उस बंदे का। उस एक लड़के का माइक ऑन हो गया था, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपने थ्री फेज कितने सर्किट से आपको लगाएंगे? थ्री फेज कितनी लाइन है? थ्री फेज, दो थ्री फेज सर्किट्स आपको लगाने पड़ेंगे, तीन थ्री फेज सर्किट्स लगाने पड़ेंगे, 10 थ्री फेज सर्किट्स लगाने पड़ेंगे ये 9000 मेगावाट को ट्रांसमिट करने के लिए।
फिर एक सर्किट है, अगर 10 लगाएंगे, ठीक है, एक को फिर आपको 1 लाइन आउट ऑफ सर्विस, एक आपको अगर टोटल अगर 10 निकल आते हैं कैलकुलेशन से, तो आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा 11th, ठीक है। एक और सर्किट को भी आपको 3 फेज का सर्किट को रखना पड़ेगा, ताकि इनमें से कोई लाइन मेंटेनेंस के लिए आप बंद करते हैं तो ताकि ये 11th जो 3 फेज लाइन आपने रखी है इसको आप इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, ताकि आपको रिलायबली और विदाउट एनी इशू यू विल बी एबल टू सप्लाई 9000 मेगावाट टू द लोड सेंटर। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन ये है कि आप 345 केवी की लाइन इस्तेमाल करें, दूसरी ऑप्शन क्या है 500 केवी की लाइन इस्तेमाल करें, तीसरी ऑप्शन क्या है आप 765 केवी की लाइन इस्तेमाल करें। यानी लाइंस की जो है वोल्टेज है वो बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। तो जनरली ये है कि अगर लाइन की उसको डबल करते हैं, ठीक है, तो पावर जो है दैट इज उसके स्क्वायर से, यानी अगर लाइन की वोल्टेज को 2 टाइम्स करते हैं तो पावर 4 टाइम्स आप उसकी ट्रांसमिशन, जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि हर ट्रांसमिशन लाइन की प्रैक्टिकल एक खास डिस्टेंस तक कितनी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से हम जो मर्जी हो उतना नहीं कर सकते हैं, उसमें थर्मल लिमिट होती है, फिर स्टेबिलिटी लिमिट्स की वजह से खास अमाउंट से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं ट्रांसमिट। इज इट क्लियर? तो अगर हम एक ट्रांसमिशन लाइन है उसकी वोल्टेज को डबल करें तो आप ये समझ लें कि वो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 4 टाइम्स उसमें पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर उसको 4 टाइम्स करते हैं उसकी वोल्टेज को, तो आप समझ लें कि 4 की पावर 2 16 टाइम्स उसमें ज्यादा आप उस ट्रांसमिशन लाइन में से पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आपने 345 केवी की अगर ट्रांसमिशन लाइन आपने लगानी है तो कितने 3 फेज सर्किट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन लगानी है तो आपको कितने 3 फेज सर्किट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपने 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइन, जो लाइन की वोल्टेज है 765 है, तो आपको कितने जो है 3 फेज के सर्किट्स आपको लगाने पड़ेंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज 345 केवी लाइन जो है उसके लिए ZC है, कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस इज 297 ओहम है। 500 केवी की लाइन है उसके लिए ZC है 277 ओहम है। और ZC कहाँ से आया? बेसिकली स्मॉल z डिवाइड बाय स्मॉल y अंडर रूट है। स्मॉल z और स्मॉल y कहाँ से आ गए? ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन को जब आप डिजाइन करते हैं उनके कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस, बंडल्ड कंडक्टर है तो कौन उनके दरमियान उनका GMR कितना है, ठीक है, कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल किया, वहां से ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट L एंड C, ठीक है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस भी हमें पता हो, ठीक है, तो R प्लस J ओमेगा L और J ओमेगा C, इससे हम Z और Y निकाल सकते हैं, स्मॉल z और स्मॉल y, उसका रेशो ले लें Z डिवाइड बाय Y और उसको अंडर रूट ले लें तो बेसिकली हमारे पास ZC आता है। और इसमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो तो सिंपली ZC किसके बराबर होता है? L डिवाइड बाय C होता है। L इज द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड C इज द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, इनके रेशो का अंडर रूट के बराबर होता है। सो 300 केवी की जो लाइन है उसके लिए ZC इज 297 ओहम है। 500 केवी की लाइन है उसके लिए ZC 277 ओहम है। और 760 केवी की लाइन है उसके लिए ZC 266 ओहम है। और हम एज्यूम करते हैं कि VS इज 1 पर यूनिट, सेंडिंग एंड की जो वोल्टेज है 1 पर यूनिट है। 1 पर यूनिट का मतलब ये है कि अगर 345 केवी की लाइन है तो ये 345 वो केवी होगी सेंडिंग एंड की वोल्टेज, क्योंकि 345 लाइन की वोल्टेज है तो पर यूनिट हमने बेसिकली लाइन की वोल्टेज के बेस पे हमने निकाला है। और रिसीविंग एंड की वोल्टेज क्या है? 0.95 पर यूनिट है। इसका मतलब ये है कि रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज हम चाहते हैं उसको 345 से डिवाइड करें तो जो वोल्टेज होगी वो बेसिकली ये वोल्टेज हम चाहते हैं कि इतनी वोल्टेज यानी इसमें हो। इसका मतलब ये हुआ कि 345 को 0.95 से मल्टीप्लाई करें तो इट मे कम आउट टू बी मे बी 320 और समथिंग लाइक दैट। तो यानी सेंडिंग एंड पे 345 होनी चाहिए इन केस ऑफ 345 केवी की लाइन पे, और रिसीविंग एंड पे तकरीबन कोई 320 के आसपास वोल्टेज होगी। 0.95 को आप 345 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और इसमें जो डेल्टा है पावर एंगल है, इट इज ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजंस,
इसकी वैल्यू 35 डिग्री है। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट होगी? व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 90। ठीक है, प्रैक्टिकली डेल्टा की वैल्यू कितनी हो सकती है? इट इज अराउंड 35, 30 एंड सो ऑन। और इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये जो 3 फेज सर्किट्स लगाते हैं आप, ठीक है, जितने भी लगाएंगे इस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वो एक दूसरे से इतने दूर हैं कि उनका आपस में जो इफेक्ट है, जिस तरह हमने ट्रांसमिशन टावर के ऊपर हमने देखा था कि 2 सर्किट्स लगाते हैं तो उनका एक दूसरे पे भी GMDs और GMRs और उनकी इंडक्टेंसेस हम निकालते हैं, तो उसका इफेक्ट वो जो 2 सर्किट्स लगाते हैं 3 फेज के, उनकी वजह से एक दूसरे पे भी आता है। लेकिन हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि वो इतने दूर हैं कि उनका एक दूसरे पे जो 3 फेज सर्किट्स जो हम लगाते हैं उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वहाँ से तरबेला से पावर वाली एक लाइन पेशावर की तरफ जा रही, एक लाइन लाहौर की तरफ जा रही है, एक लाइन मलाकंड की तरफ जा रही, एक लाइन गिलगित की तरफ जा रही, एक लाइन एबटाबाद की तरफ जा रही, 3 फेज लाइंस फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे हैं कि उनका आपस में म्यूचुअल कपलिंग का इफेक्ट है, दैट इज नो मोर देयर। ये सिचुएशन है बेसिकली। अब हम देखते हैं कि ये 345 kV के कितने 3 फेज सर्किट्स लगाने पड़ेंगे। तो उसमें एक इक्वेशन हमने लास्ट टाइम हमने ड्राइव की थी, आपको याद होगा, वो इक्वेशन थी VS पर यूनिट इंटू VR पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय SIL, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 पाई L ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ डिवाइडेड बाय लेम्डा, लेम्डा वाज द वेव लेंथ। ठीक है, ये एक इक्वेशन थी। अब हमारे पास 345 kV की लाइन है, उसकी सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग किसके बराबर होगी? सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग किसके बराबर होती है? ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज 345 kV का स्क्वायर ले लें और उसको सर्ज एम्पीडेंस से डिवाइड करें, जो कि 345 kV की लाइन के लिए 297 ओहम है। So surge impedance loading comes out to be 401 megawatt। ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 500 किलोमीटर है और डेल्टा 35 है। तो वो जो इक्वेशन है, इफ यू रिमेंबर, वो क्या थी? VS पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय VR पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई L डिवाइडेड बाय लेम्डा। ठीक है, सो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है 345 की 500 किलोमीटर है, जिसके लिए सर्ज एम्पीडेंस जो है 297 है। ठीक है, तो ये कितनी पावर इसमें से ट्रांसमिट हो सकती है? इट इज 300, यहाँ से आती है P। ठीक है, कितनी ट्रांसमिट, एक 3 फेज का जो सर्किट है वो कितनी पावर ट्रांसमिट कर सकता है? ये 372 मेगावाट पर लाइन। पर लाइन का मतलब ये कि 3 फेज लाइन है। ठीक है, तो एक 3 फेज लाइन जो है वो कितनी, एक 3 फेज लाइन का मतलब ये 3 कंडक्टर में से एक कंडक्टर नहीं है, इसका मतलब ये जो 3 फेज के जो 3 कंडक्टर्स हैं, 3 फेज लाइन जो हमने डिफाइन की है, वो कितनी पावर ले सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है? 372। ठीक है, और टोटल पावर कितनी ट्रांसमिट करनी है? आपने 9000 मेगावाट करनी है। तो 9000 को जब आप 372 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट इज वी गेट 24.2। यानी आपको 3 फेज कितनी लाइनें चाहिए? 3 फेज कितने सर्किट से चाहिए? 24.2 सर्किट से चाहिए। यानी 3 फेज की कितने आपको सर्किट्स चाहिए 9000 मेगावाट को ट्रांसमिट करने के लिए? कहाँ ट्रांसमिट करने के लिए? 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, 24 लाइनें आपको चाहिए। ऑफ कोर्स 24.2 है तो ये 25 लाइनें हो गई, लेकिन उसमें से एक लाइन जो है वो फिर सर्विस के लिए आपने रखी है, लाइन आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आपको 345 kV अगर वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसके लिए सर्ज इम्पीडेंस 297 है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 26 लाइनें चाहिए, 3 फेज आपको सर्किट्स चाहिए 3 फेज। ठीक है, 3 फेज 26 लाइन का मतलब ये है कि हर लाइन में कितने कंडक्टर्स हैं? 3 कंडक्टर्स। ठीक है, और इसमें फिर हो सकता है बंडल का, ये 3 फेज सर्किट्स हैं बेसिकली, आप इसको इस तरीके से ले लें। 26 का मतलब ये 26 3 फेज सर्किट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं 500 kV की लाइन इस्तेमाल करूं तो फिर अगर इट्स वेरी सिंपल,
सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग निकालेंगे 500 का स्क्वायर डिवाइड बाय 277, इट कम्स आउट टू बी 903 मेगावाट। ठीक है, और इसको अगर 500 केवी की लाइन अगर मैं निकालना चाहूँ, जो कि यही इक्वेशन यहाँ पे, यही वाली इक्वेशन इस्तेमाल होगी, इसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.95 आ जाएगा, यहाँ पे 800 903 आ जाएगा, sin 35, ये एंगल 35, स्टिल इट इज द सेम, स्टिल द लेंथ ऑफ द लाइन इज द सेम। सो P अगर हम निकालते हैं, P बेसिकली इसने वहां पे एक ग्राफ है वहां से भी निकाला है, लेकिन आप यू कैन यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द P। ठीक है, सो P कम्स आउट टू बी 837 मेगावाट। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक 3 फेज एक सर्किट जो होगा वो कितनी पावर ट्रांसमिट करेगा, इट विल ट्रांसमिट 837 मेगावाट। तो इसका मतलब हुआ कि 9000 डिवाइड बाय 837 कर लेंगे तो ये हमारे पास 10.8 आता है, यानी मतलब ये है कि 11। अब हमारे पास अगर 500 केवी करते हैं तो हाउ मेनी 3 फेज सर्किट्स वी विल रिक्वायर टू ट्रांसमिट दिस 800 मेगावाट टू लोड सेंटर लोकेटेड एट 500 किलोमीटर। 11 लाइनें चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लेकिन उसमें से एक लाइन आपने आउट ऑफ सर्विस उसके लिए आपने रखी है। ठीक है, रिजर्व लाइन आप कह लें, तो टोटल आपको 12 लाइनें चाहिए। ये 500 केवी की अगर वोल्टेज है। ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ लाइंस आपकी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर 765 केवी की लाइंस अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग निकालेंगे, विच कम्स आउट टू बी 765 का स्क्वायर डिवाइड बाय 266। ये सर्ज इम्पीडेंस इस लाइन 765 के लिए 266 है, तो यहाँ से हमें 2039 मेगावाट पर 3 फेज सर्किट या पर लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ से फिर 3 फेज 765 केवी के कितने सर्किट्स चाहिए या लाइंस चाहिए, ये 4.4, ये 5 और एक लाइन आपने एक्स्ट्रा डाली हुई 3 फेज की, तो आपको 6 चाहिए। और यहाँ पे 345 में कितने चाहिए थे आपको 26, और अब कितने चाहिए आपको 6 चाहिए। वोल्टेजेस का अगर हम रेशो देख लें 345 और 765 केवी में, तो वोल्टेजेस का रेशो ए फैक्टर ऑफ 2.2 है। reduces the required number of lines from 26 to 6, a factor of 4.3। ये तकरीबन आपसे मिलेगी 2.2 का स्क्वायर ले लें तो 4.3 हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइनें ये देखें, यहाँ पे 26 सर्किट चाहिए थे और एक सर्किट कितनी पावर ट्रांसमिट कर रहा था, 372 कर रहा था, लेकिन वोल्टेज को हमने डबल किया तकरीबन। इसको रफ सा आप ले लें 765 कर लें, तो एक जो लाइन है वो कितनी ट्रांसमिट कर सकती है, इट ट्रांसमिट्स 2000 मेगावाट, जो कि इसको अगर मैं तकरीबन ये देखें, ये तकरीबन कोई 400 है। ठीक है, तो उसके मुकाबले में अगर इसको मैं देखता हूँ तो तकरीबन कोई 16, क्योंकि इसमें से एक लाइन हमने एक्स्ट्रा भी रखी हुई है। ठीक है, सॉरी, तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन कोई 5 टाइम्स मोर पावर। इसको वोल्टेज को जब हम ने डबल से ऊपर कर दिया तो उसकी पावर कैरिंग कैपेबिलिटी जो है ट्रांसमिशन लाइन की, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। डिड यू गेट दिस पॉइंट? हेलो जी सर। ठीक है, एक और चीज है, इसको हम कहते हैं लाइन कंपनसेशन। प्रीवियसली हमने डिस्कस की थी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किट हो, एक ग्राफ भी हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, लेट अस सी हियर। ठीक है, ये सेंडिंग एंड है और ये रिसीविंग एंड है। ठीक है, और ये 500 सेंडिंग एंड की वोल्टेज है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज है। ठीक है, लेकिन अगर सेंडिंग एंड इज रिसीविंग एंड तो 500 केवी है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं, रिसीविंग एंड के करीब होते चले जाएं, ठीक है, तो जो रिसीविंग एंड इज ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल में एट दिस पॉइंट 600 किलोमीटर अवे इज रिसीविंग एंड। ठीक है, ये सेंडिंग एंड है और ये रिसीविंग एंड है। रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ जाते हैं तो वोल्टेज हम देखते हैं कि नो लोड की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अगर उसके हम लोड लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ मैं मूव करना शुरू करूं और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पे वोल्टेज को मैं मेयर करता चला जाऊं, तो वोल्टेज अल्टीमेटली क्या होती चली जाती, कम होती चली जाती है।
ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड पे मैंने लोड लगाया है, सर्ज इम्पीडेंस के बराबर लगाया है, तो उस सूरत में फिर सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के दरमियान जो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज में मेयर करूं, तो जितनी सेंडिंग एंड की वोल्टेज है वही वोल्टेज रिसीविंग एंड के भी ऊपर होती है, और ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पॉइंट पे वही वोल्टेज होती है। ठीक है। रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड से जब ज्यादा होती है, जब लोड इसके ऊपर बहुत कम होता है, सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग से एप्रिशिएबली कम होता है, तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज काफ़ी कम हो जाती है। या अगर सर्ज एम्पीडेंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो, तो तब भी इसकी वोल्टेज बहुत कम हो जाती है। शॉर्ट सर्किट की सूरत में देखें, ये इट रिड्यूसेस समथिंग लाइक दिस, डिफरेंट पॉइंट्स पे जो वोल्टेज का ड्रॉप इस तरीके से आता है। ठीक है। ये जो नो लोड पे या एट लाइट लोड्स पे जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो कम हो जाती है, ठीक है, इसको फेरांटी इफेक्ट भी कहते हैं। ये आमतौर पे आपसे मुख्तलिफ वाइवाज वगैरह में लोग आमतौर पे पूछते हैं, टेस्ट वगैरह में पूछते हैं, व्हाट इज फेरांटी इफेक्ट। ठीक है, दैट इज बेसिकली रिसीविंग एंड की वोल्टेज एट लाइट लोड्स। ठीक है, इट इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं हम, रिमेंबर दैट। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो है दैट इज स्मॉलर देन लॉन्ग एंड मीडियम। ठीक है, मीडियम में भी आपने देखा कि उसमें भी उसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है नो लोड पे, वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो उसको हम रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो है वो कम हो जाती है, नो लोड वोल्टेज। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। ठीक है, वन मोर थिंग, अब रिसीविंग एंड की वोल्टेज कम हो या ज्यादा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, उससे ये फर्क पड़ता है कि इसके साथ जो आपने डिवाइसेस लगाए हैं, ठीक है, वो एक खास से वोल्टेज रेंज में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, रिसीविंग एंड में बहुत सारे डिवाइसेस लगाए हैं, ये रेटेड लोड लगा हुआ था, तो उस वक्त वोल्टेज ये है। अब वहां से रिसीविंग एंड के लोड को कम करते चले जाए, तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज क्या होनी शुरू हो जाएगी? ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग लोड्स हैं उनके ऊपर वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट इज हार्मफुल फॉर दियर हेल्थ। ठीक है, सिमिलरली अगर रिसीविंग एंड की वोल्टेज बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोड है, उसकी वोल्टेज बहुत कम हो जाती है, तो दैट इज आल्सो नॉट समथिंग गुड फॉर द इक्विपमेंट, सो disastrous for the equipment in some cases. So what is the requirement? The requirement is that is receiving end की voltage, it should be within a certain limit of the sending end voltage, maybe 90% of the sending end voltage. ठीक है, उससे ज्यादा इसमें कोई फ्लक्चुएशंस, 0.95 और 1.5 फॉर एग्जांपल, रिसीविंग एंड की वोल्टेज वो सेंडिंग एंड के मुकाबले में 0.95 टाइम्स या 1.5 टाइम्स बिटवीन इस रेंज के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन अगर इस रेंज के दरमियान ना हो, ठीक है, और नो लोड पे जैसा कि हमने देखा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोड बहुत ज्यादा तो बहुत कम होती है, तो उसको फिर हमने कंपनसेट करना है। इस लाइन की वोल्टेज को हमने रिसीविंग एंड की वोल्टेज को बहुत ज्यादा ड्रॉप होने नहीं देना या बहुत ज्यादा हाई होने नहीं देना है। तो उसको हम कैसे करते हैं? और ऑफ कोर्स वी यूज कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। ठीक है, और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं लाइन कंपनसेशन। वन मोर थिंग, ठीक है, एक गिवन लाइन, उसमें एक खास अमाउंट की पावर को ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी है। इसमें हम देखते हैं क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी की इश्यूज जो हैं, ठीक है, उसकी वजह से थर्मल लिमिट का इतना इशू नहीं होता ट्रांसमिशन लाइंस में, ये स्टेबिलिटी का जो इशू है that is more serious in case of long transmission lines. ठीक है, तो उस सूरत में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में जो पावर है वो थ्योरेटिकल इश्यूज, स्टेबिलिटी की इश्यूज की वजह से कम पावर उसमें से फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं उसमें से ज्यादा पावर फ्लो करवाएं, तो तब भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कैपेसिटर। इफ वी कनेक्ट ए कैपेसिटर फॉर एग्जांपल एट द मिडिल ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है, इसकी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है ट्रांसमिशन लाइन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन लाइंस के साथ कैपेसिटर्स की मदद से, ठीक है, यूज कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स एंड डायनेमिक कंडेंसर्स, ये बेसिकली सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं जो कि एज ए डायनेमिक कंडेंसर सिंक्रोनस मोटर्स, जिसको हम नो लोड पे चलाते हैं। ठीक है, इसको हम as a capacitor when under excited, this synchronous motor
behaves as a capacitor और ओवर एक्साइटेड हो तो दिस सिंक्रोनस मोटर बिहेव्स एज इंडक्टर। ठीक है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लाइन कंपनसेशन। ठीक है, तो लाइन कंपनसेशन का फिर हमारे पास वोल्टेज राइज है, वोल्टेज डिप है, जो अलाउएबल रेंज है उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो वोल्टेज, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्लस ठीक है, लाइन की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने का मतलब ये, अब नाउ वी कैन ट्रांसमिट मोर पावर। ठीक है, अब शंट रिएक्टर्स हैं। इफ नो लोड नहीं हो ट्रांसमिशन लाइन पे, तो इस लाइन की वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे हम इंडक्टर्स लगाएं, इसको रिएक्टर कहते हैं। If we use inductors at the end of the transmission line, ठीक है, so we can control the open circuit voltage at no load circuit voltage या at light loads पे जो इसके एंड पे जो वोल्टेज है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको विद इन हम लिमिट्स हम रख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वी हैव ए रिएक्टर हियर। ठीक है, इसकी एक इंडक्टेंस है। हाउ कैन वी चूज द इंडक्टेंस ऑफ द रिएक्टर? तो सिंपली इसकी हम इक्वेशंस डिराइव करते हैं। यहाँ पे आपने एक इंडक्टर लगाया, ठीक है, इसकी रिएक्टेंस है वो XL शंट, ये शंट है बेसिकली, शंट ये ट्रांसमिशन लाइन और इसके दरमियान, न्यूट्रल के दरमियान X शंट, J ओमेगा X, J ओमेगा L बेसिकली इसकी X शंट, जो L शंट जो है उसकी इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करें तो JX शंट हो गई। IR इसमें से जो करंट फ्लो करेगी दैट इज इक्वल टू VR डिवाइड बाई JXL शंट। ठीक है, ये जो वोल्टेज है रिसीविंग एंड की। और VS किसके बराबर होती है ये तो आपको पहले से पता है, VS लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में VS इज इक्वल टू cos BL इंटू VR प्लस JZC साइन BL इंटू IR के बराबर होती है। किसके बराबर होती है VS? इट इज इक्वल टू फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन विद R इज इक्वल टू 0, उसकी रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते हैं। VS इज इक्वल टू cos BL VR प्लस ZC साइन BL इंटू IR के बराबर होती है। लेकिन IR को फिर मैं उस इक्वेशन में जिसको मैंने अभी बताया था आप लोगों को, उस इक्वेशन में IR को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ V डिवाइड बाई JXLSH, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये एक इंडक्टर लगाया है इसके एंड पे। ठीक है, तो इसका मतलब है IR को जब उससे रिप्लेस करूंगा, इससे रिप्लेस करूंगा तो उसमें JZC साइन BLIR था, वो आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा IR की जगह आ जाएगा VR डिवाइड बाई JXLSH आ जाएगा। J ऊपर भी था उसमें और नीचे भी था, ये कट जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा ZC डिवाइड बाई XL शंट साइन बीटा L इंटू VR आ जाएगा। VR को आप कॉमन ले लें। सो दिस इज द इक्वेशन इफ वी हैव ए शंट रिएक्टर एट द एंड ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन। सो वोल्टेज VS एंड VR के दरमियान ये रिलेशनशिप होगी। ठीक है, सो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो X शंट जो इंडक्टर है उसकी रिएक्टेंस, इसको मैं लिख सकता हूं, इसकी रिएक्टेंस इट इज इक्वल टू साइन BL डिवाइड बाई VS डिवाइड बाई VR माइनस कॉस बीटा L ZC। ZC क्या चीज है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। कैपिटल L डिवाइड बाई कैपिटल C अंडर रूट इन केस ऑफ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। और बीटा क्या चीज है? बीटा इज आल्सो ए कांस्टेंट, जो कि मुझे याद पड़ता है कि इट वाज ओमेगा अंडर रूट LC फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अदरवाइज किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए बीटा क्या चीज था? इट वाज स्मॉल z स्मॉल y के अंडर रूट और उसका जो रियल पार्ट था दैट वाज, इसका इमेजिनरी पार्ट था दैट वाज इक्वल टू बीटा। ये पहले हम बात कर चुके हैं इसकी। ये एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन के लिए जिसकी आप कंपनसेशन कर रहे हैं उसके लिए ये हमें पता है, ये हमें पता है, उसकी लेंथ हमें पता है। ठीक है, VS हमें पता है और VR अगर हम चाहते हैं कि VS VR के बराबर हो, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और XL शंट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? साइन BL डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस BL ZC।
ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली शंट, और इसको मैं अगर इस इक्वेशन को ओमेगा से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास उस इंडक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो अगर मैं इस लाइन के अक्रॉस लगाऊं, ठीक है, इस लाइन के अक्रॉस लगाऊं तो एट नो लोड पे यहाँ पे जो वोल्टेज है सेंडिंग एंड की वोल्टेज रिसीविंग एंड पे भी वही वोल्टेज होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की वोल्टेजेस तो सेम होगी, लेकिन इन बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन में मुख्तलिफ पॉइंट्स की वोल्टेजेस जो है ना, वो फिर यहाँ पे पीक विल अकर समवेयर इन द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे तो सेम होगी एज सेंडिंग एंड, लेकिन दरमियान में कहीं वोल्टेज ज्यादा होगी, एंड दैट वोल्टेज विल बी इक्वल टू बेसिकली व्हेन वन रिएक्टर अगर सिर्फ रिसीविंग एंड पे लगाएं, the voltage profile will not be uniform and the maximum rise occurs at the midspan. It is left as an exercise to show that Vs is equal to Vr, the voltage at the midspan अगर Vs Vr हो जाए, यानी ये इंडक्टर ऐसा चूज करते हैं जिससे यहाँ पे Vr जो है Vs के बराबर हो जाए, तो उस सूरत में इसके मिडिल में ट्रांसमिशन लाइन के मिडिल की जो वोल्टेज होगी दैट विल बी इज इक्वल टू Vr डिवाइड बाई cos Bl डिवाइड बाई 2, इसके बराबर होगी। ठीक है, at the middle of the transmission line. Now there is an example. एक transmission line की बात की है उसने, example 5.5 की बात की है। Calculate the receiving end voltage when the line is terminated in an open circuit and energized with a 500 kV at the sending end. एक transmission line है example 5.5 वाली, ठीक है, इस transmission line के receiving end को हमने open circuit कर दिया है, इसके साथ हमने कोई लोड नहीं लगाया है, और सेंडिंग एंड पे जो वोल्टेज लगाई है दैट इज 500 kV. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ मच voltage will be there under these conditions, how much voltage will be there at the receiving end. तो पहले तो बगैर किसी कैलकुलेशन के मुझे फौरन जवाब देना चाहिए कि नो लोड है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसीविंग एंड की वोल्टेज है ये नो लोड पे 500 kV से ज्यादा होगी। डिटरमिन द रिएक्टेंस एंड द MVAR ऑफ 3-phase शंट रिएक्टर। ऑफ कोर्स ये जो रिएक्टर 3-phase रिएक्टर्स जो हम लगाएंगे, इंडक्टर्स लगाएंगे, ये हर फेज से न्यूट्रल के दरमियान हम लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक फेज की बात की थी ना, बाकी फेजेस और न्यूट्रल्स के दरमियान भी हम रिएक्टर लगाएंगे। ठीक है, सो इसका सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम का, डिटरमिन द रिएक्टेंस एंड MVAR ऑफ ए 3-phase शंट रिएक्टर टू बी इंस्टॉल्ड एट द रिसीविंग एंड टू कीप द नो लोड रिसीविंग वोल्टेज एट द रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू पे हमने रखनी है। तो पहला जो पार्ट है वो क्या था, कैलकुलेट द रिसीविंग एंड वोल्टेज when the line is terminated in an open circuit and is energized at 500 kV. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये इक्वेशन है, दो इक्वेशंस हैं, इसको अब अगर आप याद रखेंगे तो मेरे ख्याल में इस पूरे चैप्टर में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से कोई भी अगर कोई न्यूमेरिकल हो या कोई भी एक्टिविटी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से हो, तो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये आपकी मदद करेंगे, यही इस्तेमाल हो रही होंगी बेसिकली। एक इक्वेशन क्या है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इफ इट इज लॉसलेस बिकॉज आर इज वेरी वेरी स्मॉल, ट्रांसमिशन लाइन की मोस्ट ऑफ द टाइम बी नेग्लेक्टेड, तो फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो इक्वेशन बनती है सेंडिंग एंड की वोल्टेज इट इज इक्वल टू कॉस गेमा एल वी आर प्लस जे जेड सी साइन बीटा एल आई आर, और आई एस किसके बराबर होता है, सेंडिंग एंड की वोल्टेज किसके बराबर, करंट किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई जे जेड सी, ठीक है, साइन बीटा एल इंटू वी आर प्लस किसके बराबर थी, कॉस बीटा एल इंटू आई आर। ये दो इक्वेशंस हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमने करना है कि सेंडिंग एंड की हमने वोल्टेज, रिसीविंग एंड की वोल्टेज हमने निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए पहली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेंडिंग एंड की वोल्टेज हमें पता है। तो पहली इक्वेशन क्या है, वी एस इज इक्वल टू कॉस बीटा एल वी आर प्लस जे जेड सी साइन बीटा एल आई आर। चूंकि आई आर 0 के बराबर है, ओपन सर्किट है, तो इसका मतलब है कि जे जेड सी साइन बीटा एल आई आर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। सो वी एस विल बी इक्वल टू, वी एस किसके बराबर होगी, कॉस बीटा एल इंटू वी आर के बराबर होगी बेसिकली।
ठीक है। तो वहां से अगर वी आर में निकालना चाहूं तो वी आर फिर किसके बराबर होगी, वी एस डिवाइड बाई कॉस बीटा एल के बराबर होगी। वी आर विल बी इज इक्वल टू, बिकॉज आई आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास वी आर हमारे पास ये हो गई। इस लाइन के लिए ऑफ कोर्स हमें बी भी पता होना चाहिए, इस लाइन की लेंथ भी पता होना चाहिए। तो प्रीवियस जो प्रॉब्लम है वहां से इस लाइन के लिए जेड सी जो है उसकी वैल्यू ये है और बी एल की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। चूंकि बीटा एल की वैल्यू हमें पता, तो इसका मतलब है नो लोड वोल्टेज में निकाल सकता हूँ इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए। सेंडिंग एंड की वोल्टेज कितनी, इतनी है, लेकिन दिस वोल्टेज इज लाइन टू लाइन वोल्टेज है। इसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करूं तो दिस इज द फेज वोल्टेज, क्योंकि रिमेंबर दैट ये जितनी भी इक्वेशंस और जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वी एस आई एस, ये सारी चीजें फेज बेस्ड हैं, ठीक है। वी एस वोल्टेजेस आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ फेज, ठीक है। जो इक्वेशन अब तक हमने जो ड्राइव की हैं, वी आर इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई कॉस बीटा एल। तो इसका मतलब ये हुआ when the receiving end is open circuited, there is no load, the receiving end voltage will be 311 kV. What is the sending end voltage? It is 299 kV. This is due to the due to the capacitance of the transmission line. शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो उसमें हमेशा रिसीविंग एंड की वोल्टेज इट विल बी इक्वल और लेस देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। लेकिन मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में रिसीविंग एंड की वोल्टेज है इट कुड बी ग्रेटर देन द रेटेड वोल्टेज, ठीक है। सो नो लोड, ये तो हमारे पास वोल्टेज हो गई। लाइन टू लाइन वोल्टेज, ऑफ कोर्स लाइन टू लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज को आप मल्टीप्लाई करें √3 के साथ तो लाइन वोल्टेज आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि लाइन टू लाइन वोल्टेज कितनी है, वहां पे सेंडिंग एंड पे 500 kV है, लेकिन रिसीविंग एंड पे जो लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या है, इट इज 538 kV है। 38 kV ज्यादा है रिसीविंग एंड पे, फेरांटी इफेक्ट, नो लोड, ठीक है। तो अब ये जो है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये थोड़ी सी मे बी 500 प्लस माइनस कोई मसलन 510 मे बी 490 मे बी विद इन दिस रेंज एक्सेप्टेबल है फॉर एग्जांपल। वो आपको देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड ऐड ए रिएक्टर, ठीक है। रिएक्टर को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो रिएक्टर की वैल्यू क्या होगी, वो हमने प्रीवियसली इक्वेशन हमने ड्राइव की है, एक्स एल शंट इट इज इक्वल टू ये इतना ओहम होना चाहिए। तो जब ये इतना ओहम होगा तो यहाँ से फिर ओमेगा से जब मैं डिवाइड करूँगा तो वहाँ से फिर मुझे उसकी कैपेसिटेंस मेरे पास आ जाएगी। और ये शंट रिएक्टर की रेटिंग क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 164.53 MVAR। इसको इतने मेगावार्स, इतना बड़ा, इतना इंडक्टर इस तरह का हो कि इतने मेगावार्स ये क्या कर सके, इसको एब्जॉर्ब कर सके। तो अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें आपने लगाया लो, आपके पास है लोड्स पे वोल्टेज ज़्यादा है, उसको शंट। अब यहाँ पे तो सब ने सिर्फ ये कैलकुलेट किया, किस बेस पे कैलकुलेट किया, हमने एज्यूम किया यहाँ पे कोई लोड नहीं, ओपन सर्किट है। ऑफ कोर्स देयर इज सम लोड एज वेल। जब भी लोड आप लगाते चले जाएंगे, नो लोड वोल्टेज जो रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है नो लोड वोल्टेज से फिर कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो उसको फिर हमें इस रिएक्टर को वहाँ से जब भी वोल्टेज एक ख़ास उससे बढ़ जाएगी सेंडिंग एंड के मुकाबले में, ठीक है, तो उसमें फिर हम ये रिएक्टर लगाएंगे। अदरवाइज व्हेन द वोल्टेज जब लोड लगाने के बाद ये जब वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगी, जब रेटेड वोल्टेज से कम हो जाएगी, तो उस सूरत में फिर हमें यहाँ से वहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा फिर रिमूव करना पड़ेगा, डिपेंडिंग upon the voltage conditions at the receiving end, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, समटाइम्स ऑफ कोर्स यहाँ पे तो नो लोड पे तो क्या हो गई, वोल्टेज बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अगर फुल लोड है, रेटेड लोड है, तो इसका मतलब है कि लोड जो होते हैं दोज आर रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोड है, ठीक है, ये रेटेड लोड है और ये कोई इंडक्टिव लोड भी है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इस लोड की
रियल पावर रिक्वायरमेंट भी है, और कौन सी रिक्वायरमेंट है? इट इज़ द रिएक्टिव पावर, इस लोड को चाहिए। और रिएक्टिव पावर कहाँ से आती है? वो जनरेटर से आती है, यहाँ से ट्रेवल करके आती है, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि ट्रांसमिशन लाइन की जो रिएक्टिव पावर कितनी यहाँ से फ्लो करेगी, इट इज़ रफ सा आप कह सकते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है, जितना वोल्टेज, जितनी ज़्यादा रिएक्टिव पावर यहाँ से गुजरेगी, जितनी ज़्यादा रिएक्टिव पावर चाहिए होगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा रिसीविंग। सेंडिंग एंड की वोल्टेज को फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है, तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज, अगर ये लोड जो है, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, ये तो शंट रिएक्टेंस है ना, यहाँ पे एक लोड लगा है, उस वो लोड जो है जितनी ज़्यादा रिएक्टिव पावर ड्रा करेगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज डिप आ जाएगी, ठीक है। रिएक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। जितनी रिएक्टिव पावर ज़्यादा का मतलब ये है कि उतना ही ज़्यादा यहाँ का वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा रिसीविंग एंड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोड को रिएक्टिव पावर चाहिए। रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन से लेने के बजाय रिएक्टिव पावर को अगर रिसीविंग एंड पे कोई अरेंजमेंट करें और रिएक्टिव पावर रिसीविंग एंड से ही सप्लाई करें रादर देन गेटिंग इट फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन, तो इसका मतलब है कि अब रिएक्टिव पावर जो ट्रांसमिशन लाइन में से फ्लो करेगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट मीन्स द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड इट विल इंक्रीज, इट विल इम्प्रूव। डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है। और वो कौन सा कंपोनेंट है जो रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है? एंड दैट कंपोनेंट इज बेसिकली ए कैपेसिटर। ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपने रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है उसको आपने विद इन द गिवन रेंज रखना है, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 600 MVAR की रिक्वायर, यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, ये इस इंडक्टर को निकाल दें, इस सेक्टर, फॉरगेट अबाउट दिस इंडक्टर। ये जब नो लोड की जो वोल्टेज थी उसको हमने रेटेड वोल्टेज पे लगाने के लिए हमने ये लगाया था, लेकिन अब वोल्टेज जो है वो बहुत ड्रॉप हो गई, तो इसका मतलब है कि दिस इंडक्टर इट इज नो मोर नीडेड, इसको हमें रिमूव करना होगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको जो लोड जो आपने लगाया था वो फॉर एग्जांपल 600 MVAR की क्या ले रहा है? इट इज 600 MVAR की रिएक्टिव पावर लोड की रिक्वायरमेंट है, और 600 MVAR की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक लगाएं और 600 MVAR में से फॉर एग्जांपल 400 MVAR का बंदोबस्त हम यहाँ पे कर लें, इस कैपेसिटर की मदद से करें, कैपेसिटर से लोड में जाएगी, लोड से दोबारा कैपेसिटर में आएगी, तो इसका मतलब है 200 मेगावार अब ये ट्रांसमिशन लाइन में से कितनी फ्लो करेगी? इट विल बी 200 मेगावार। पहले कितनी कर रही थी? जब हमने कैपेसिटर बैंक नहीं लगाया था तो 600 कर रही थी, अब 200 करेगी। तो 200 का मतलब ये है कि अब रिसीविंग एंड और इनके दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिसीविंग एंड की वोल्टेज क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। ये एक एग्जांपल से हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि पहले हम कर चुके हैं ये चीज़ें, हम जो कैपेसिटर जो हम क्या कर रहे थे, कैपेसिटर से पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे थे, तो उसमें भी हम देख रहे थे ना कि कितनी MVAR चाहिए, उसी MVAR की रेटिंग का कैपेसिटर लगाते थे और उसी के बेस पे फिर उसकी कैपेसिटेंस हम क्या करते थे? कैलकुलेट कर रहे थे। ये हमने पहले ये काम किया है। तो यही चीज़ हम एक एग्जांपल है उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे हम कैपेसिटर को चूज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है कंपनसेशन की, सीरीज कंपनसेशन। कैपेसिटर, एक सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के फॉर एग्जांपल दरमियान में, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन मोर देन डबल द, इसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है, लोड लिमिट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, लोड लिमिट ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस इज डिफरेंट। तो ऑफ कोर्स एक अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ी सी ज़्यादा मोर पावर आपने ट्रांसमिट करनी है, एक तरीका, मसलन ये ट्रांसमिशन लाइन एक आपने लगाई थी, ये मैक्सिमम 1000 मेगावाट ट्रांसमिट कर रही थी, अब आपने 1200 मेगावाट या 1500 मेगावाट की पावर ट्रांसमिट करनी है। अब ऑफ कोर्स ये 1000 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन में से नहीं कर सकते, अब आपको क्या करना पड़ेगा? 500 मेगावाट ट्रांसमिट करने के लिए अलग से ट्रांसमिशन लाइन लगानी पड़ेगी। लेकिन इस ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी को हम
लोडिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय पुटिंग कैपेसिटर बैंक इन एट द मिडिल ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, एट द कास्ट ऑफ एट ए फ्रैक्शन ऑफ द कास्ट ऑफ ए न्यू ट्रांसमिशन लाइन। ऑफ कोर्स कैपेसिटर बैंक और इसकी मैनेजमेंट जो है ये कोई फ्री में तो नहीं होता है, इसकी भी कास्ट होगी। नई ट्रांसमिशन लाइन की आप लगाएंगे तो उसकी भी कास्ट होगी, लेकिन ये जो कैपेसिटर्स की मदद से जो इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना और इससे इसकी पावर लोडिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो उसकी कास्ट जो है वो नई 500 केवी के 500 मेगावाट को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे, उसके मुकाबले में ये कास्ट क्या होगी, एट ए फ्रैक्शन ऑफ द कास्ट ऑफ ए न्यू ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन इसके दरमियान में फॉर एग्जांपल आप लगाते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्रूव कैसे करती है, ये इम्प्रूव ऐसे करती है, उसकी इम्प्रूव कैसे करती है, उसको करने के लिए हमें ये वाली फिगर देखनी पड़ेगी। व्हाट इज दिस फिगर? दिस इज द इक्विवेलेंट पाई मॉडल फॉर ए लॉन्ग लाइन। एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उसके भी ABCD पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और प्रीवियस एक लेक्चर में हमने देखा था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम इसके इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में हम पाई मॉडल इसका बना सकते हैं, ठीक है। दिस पाई मॉडल बिहेवियर इज एग्जैक्टली सेम एज द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस बिहेवियर, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही है। ये वो मीडियम और शॉर्ट के लिए हम पाई मॉडल बनाते थे, मीडियम के लिए ये वो वाला नहीं है। वो बनाते वक्त हमने लंप किया था उसकी एडमिटेंसेस को एट द एंड पे, और उसकी जो एम्पीडेंस है उसको दरमियान में लंप किया था, लेकिन मीडियम के लिए। लेकिन लॉन्ग के लिए हमने लंप नहीं किया, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स निकालते हैं। लेकिन जिस तरह मीडियम में ABCD पैरामीटर आते थे, इसी तरह लॉन्ग में भी ABCD पैरामीटर आते थे, ठीक है। तो फिर विद द हेल्प ऑफ दोज ABCD पैरामीटर्स हमने क्या किया था, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी एक हमने पाई इक्विवेलेंट मॉडल बनाया था। इज इट क्लियर नाउ? और एक और चीज याद रखें, ये वाला जो पाई इक्विवेलेंट मॉडल है, ये इक्विवेलेंट मॉडल है बेसिकली। और वो जो मॉडल हमने बनाया था ट्रांसमिशन लाइन के लिए मीडियम की सूरत में, उस मॉडल को हम कहते हैं नॉमिनल, उसको नॉमिनल पाई कहते हैं, नॉमिनल पाई, ठीक है। दैट इज ऑफ कोर्स एक इनएक्यूरेट मॉडल है, लेकिन एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, अप्रॉक्सीमेट है। ट्रांसमिशन लाइन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए अगर उसकी लेंथ मीडियम हो तो वो अप्रॉक्सीमेशन इट गिव्स गुड रिजल्ट्स। लेकिन रॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो तो वो वाला जो मॉडल है वो गुड रिजल्ट्स नहीं देता है। उसके लिए फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, वहां से हम ABCD पैरामीटर्स निकालते हैं। वंस वी गेट द पैरामीटर, तो उन पैरामीटर्स की मदद से बेसिकली हमने एक इक्विवेलेंट पाई मॉडल हमने निकाला है, ठीक है। अब उस पाई मॉडल में देखें एक चीज देखें, उस पाई मॉडल में जो एग्जैक्ट उसका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो पाई मॉडल है, इसमें ये वाला जो फैक्टर है, दिस फैक्टर इज इक्वल टू Z sin H gamma L डिवाइड बाई gamma L, ठीक है। Z और ये Z डैश है बेसिकली, ये एक एम्पीडेंस है, सीरीज एम्पीडेंस है यहाँ पे। और ये वो जो पाई इक्विवेलेंट मॉडल में ये Y डैश डिवाइड बाई 2, और Y डैश किसके बराबर है, Y डैश हमने वहां से निकाला है, वो जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल के जो पैरामीटर ABCD पैरामीटर्स थे, वहां से Y डैश डिवाइडेड 2 हमारे पास ये आया है, Y डैश डिवाइड बाई 2 हमारे पास ये आया पाई मॉडल का, ठीक है। लेकिन अगर लाइन लॉसलेस हो तो ये हाइपरबोलिक की जगह क्या हो जाता है, दिस टर्म कम्स आउट टू बी Z डैश कम्स आउट टू बी, ये लाइन लॉसलेस हो तो ये फिर टर्म क्या आती है, J इंटू ZC इंटू साइन गेमा साइन बीटा L आती है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। साइन बीटा गेमा किसके बराबर होता है, गेमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर होता है। तो जब लाइन लॉसलेस हो तो अल्फा 0 के बराबर होता है, और वो हाइपरबोलिक फंक्शंस में वो जब हम अल्फा को 0 के बराबर पुट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली क्या चीज आती है, वी गेट सो साइन की टर्म आ जाएगी, साइन बीटा L, ठीक है। और Z यहाँ पे ZC आया था, और J इंटू ZC, साइन हाइपरबोलिक के गेमा L, गेमा की जगह हाइपरबोलिक की जगह साइन आ गया, और गेमा की जगह बीटा आया था। तो समथिंग लाइक दिस वाज द टर्म बेसिकली,
ठीक है, हाइपरबोलिक नहीं होगा। इस टर्म से बेसिकली आपने ये टर्म लिखा, तो एक्चुअल टर्म बेसिकली हमारे पास ये है। ठीक है, सो इस टर्म में हाइपरबोलिक नहीं होगा व्हेन लाइन इज लॉसलेस, तो ये वाली टर्म यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स डैश लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस हो तो उसकी पावर की जो इक्वेशन है प्रीवियसली हमने स्टडी किया था, तो उसमें आपको आप दोबारा अगर रिकॉल करें, अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज बेसिस पे निकालें तो उसमें इक्वेशन इस तरह की आती थी। इसमें देखें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये वाला जो बीटा था, ये वाली जो टर्म थी उसको हमने लिखा था जे एक्स डैश लिखा था, और एक्स डैश किसके बराबर था? एक्स डैश वाज इज इक्वल टू जेड सी, ठीक है, विच वाज उसकी जो सर्ज एम्पिडेंस है मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा एल के बराबर था वो बेसिकली। तो वो बेसिकली ये जो एक्स डैश है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, एक्स डैश इज नथिंग बट दिस थिंग, ये वाली रेजिस्टेंस। अगर उसके दरमियान में मैं लगाऊं ट्रांसमिशन लाइन के, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स या कैपेसिटर यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसके लिए यहाँ पे जो एक्स डैश इस्तेमाल करता हूँ, एक्स डैश इज नथिंग बट किसके बराबर है? ये वाली चीज है बेसिकली। ठीक है, सो जेड सी इंटू साइन बीटा एल के बराबर है एक्स डैश। ठीक है, ये वाली टर्म है। ठीक है, तो उसमें से जब कैपेसिटर लगाते हो तो उसकी जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की, इंडक्टर की रिएक्टेंस है, उसकी रिएक्टेंस हमेशा क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। जब यहाँ पे मैं एक इंडक्टेंस, जब मैं एक कैपेसिटर यहाँ पे फिट करता हूँ तो उस कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है दैट इज एक्स सी सीरीज, ये हो गई। तो वैसे इस लाइन की जो इंडक्टेंस थी, इस लाइन की जो रिएक्टेंस थी वो किसके बराबर थी? जे एक्स डैश के बराबर थी। ठीक है, विदाउट एनी कैपेसिटर। ठीक है, और वो जे ऊपर जाके 90 का एंगल बन गया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, एक्स डैश के साथ एंगल 90 लिखा था और 90 ऊपर चला गया था, तो एक्स डैश नीचे रह गया था। ठीक है, तो उसमें से एक्स डैश, ये बेसिकली इसकी जो इम्पीडेंस की जो वैल्यू है वो एक्स डैश है। उसके साथ जब मैंने कैपेसिटर ऐड कर दिया, दरमियान में कैपेसिटर, ट्रांसमिशन लाइन के दरमियान में कैपेसिटर लगाने का मतलब ये है कि उसकी जो रिएक्टेंस है वो बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटर लगाए, उसकी रिएक्टेंस जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। तो बेसिकली प्रीवियसली इट वाज वी एस लाइन टू लाइन, वी आर लाइन टू लाइन, जो पावर है उसकी मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा डिवाइड बाय एक्स डैश था। लेकिन कैपेसिटर लगाने के बाद एक्स डैश माइनस एक्स सी सीरीज कैपेसिटर लगाए, उसकी रिएक्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली ये रिएक्टेंस कम हो रही है। कम होने का मतलब ये है कि ये एंगल इज स्टिल 35, क्योंकि स्टेबिलिटी लिमिट्स की वजह से एंगल को हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये 35 है। ये सेंडिंग एंड की वोल्टेज है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज है। ये फैक्टर चूंकि कम हो गया है कैपेसिटर लगाने से, इसकी वजह से अब उस ट्रांसमिशन लाइन की जो है विद द सेम स्टेबिलिटी की जो लिमिट्स थी, ठीक है, जो बिहेवियर था, ठीक है, 35 एंगल पे, उसी 35 एंगल पे हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर हम इसके दरमियान एक कैपेसिटर लगाएं। ठीक है, सो द रेशो जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की डिवाइड बाय एक्स डैश, जो ये वाली रिएक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो हमने निकाली है प्रीवियस डेरिवेशंस में, आप देखें। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो जो है इसको परसेंटेज कंपनसेशन कहते हैं। द परसेंटेज कंपनसेशन इज इन द रेंज ऑफ 25 to 70%, यानी एक्स एस और एक्स डैश के दरमियान जो आप लगाएंगे, यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 0.75 एक्स डैश और 0.25 एक्स डैश, इस रेंज के अंदर इसकी कैपेसिटेंस होनी चाहिए, और इसको हम कंपनसेशन रेशो कहते हैं। तो एक एग्जांपल हम करेंगे, तो एग्जांपल से आपको अंदाजा हो जाएगा। एंड just I will take a few minutes and then, because this is the last topic और आज मैं conclude करना चाहता हूँ इस चैप्टर को। So here is what we have, एक ट्रांसमिशन लाइन है, still 5.5 वाली एग्जाम्पल वाली है। ठीक है, ए लोड ऑफ 100,000 MVA, इसमें एक्टिव लोड भी है, रिएक्टिव भी, इसमें एक्टिव पावर भी है, रिएक्टिव पावर भी है। 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एट 500 kV, यानी रिसीविंग एंड पे लोड जो है वो कितना का है? 1000 MVA का है, और पावर फैक्टर क्या है? 0.8 है, और इसकी लाइन की वोल्टेज क्या है? 500 VR है। ठीक है, तो इसके लिए
आपने डिटरमिन MVAR in the capacitance of shunt capacitor to be installed at the receiving end to keep the receiving end voltage at 500 kV. एक तो ये शंट कैपेसिटर की बात की उसने, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है, रिसीविंग एंड पे आपने लगाना है, क्योंकि जब 1000 लोड की रिक्वायरमेंट इतनी है, इसका एक पार्ट होगा रियल कंपोनेंट होगा, एक रिएक्टिव कंपोनेंट होगा। इतना रियल कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? 1000 और उसके साथ एंगल कॉज इनवर्स 0.8 कर लें, तो वहां से बेसिकली आप इसका रियल पार्ट और रिएक्टिव पार्ट जो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर रिएक्टिव पार्ट सारे का सारा अगर वहां से आ रहा है, सोर्स से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स उस सूरत में क्या होगा, वोल्टेज डिप होगा। लेकिन अगर 1000 अगर इसका जो रिएक्टिव कंपोनेंट है उसका कुछ पोर्शन आप एक कैपेसिटर रिसीविंग एंड पे आप इंस्टॉल करते हैं, और रिएक्टिव कंपोनेंट जो है पावर का वो उसी कैपेसिटर में से मीट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रांसमिशन लाइन से रिएक्टिव पावर फ्लो करेगी लोड की तरफ, वो कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसमें वोल्टेज डिप जो है, वोल्टेज ड्रॉप जो है रिसीविंग एंड पे, वो कम हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे उस कैपेसिटर की आपने कैपेसिटेंस निकालनी है। What should be the shunt capacitance to be installed at the receiving end to keep the receiving end voltage 500 kV when the line is energized with 500 kV at the sending end? Sending end पे 500 kV आप है और रिसीविंग एंड पे भी आप 500 kV रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक कैपेसिटर इंस्टॉल करेंगे। अगर कैपेसिटर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो जो रिएक्टिव पावर है वो सोर्स से आएगी और रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है 500 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये 500 पे ही रहे। उसके लिए फिर हमें रिसीविंग एंड पे बंदोबस्त करना पड़ेगा, रिएक्टिव पावर का लोड को हम सप्लाई करें। तरबेला से लेने के बजाय नीलोर में अगर हम कोई कैपेसिटर्स लगाए, और तरबेला से रिएक्टिव पावर फ्लो करने के बजाय अगर नीलोर से ही हम अपने नीलोर की कैपेसिटिव पावर की रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो इसका मतलब है कि तरबेला से रिएक्टिव पावर नहीं आएगी, और नीलोर की जो वोल्टेज में जो डिप है, ड्रॉप है, ठीक है, अंडर वोल्टेज है, वो फिर वोल्टेज इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है ओनली ए सीरीज कैपेसिटर्स आर इंस्टॉल्ड। इसके बजाय आपने शंट कैपेसिटर, आपने एक सीरीज में एक कैपेसिटर लगाया। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन एट 40% कंपनसेशन, 40% कंपनसेशन यानी CS और CR के दरमियान जो रेशो है दैट इज 0.4, ठीक है। अगर 40% कंपनसेशन के साथ अगर हम लगा दें तो फाइंड द सेंडिंग एंड वोल्टेज रेगुलेशन, तब हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगी और इस लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो बार बार हम इस्तेमाल करते हैं इस चैप्टर में, इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में, जो अक्सर मैं ज़बानी भी बोलता रहता हूँ, जिसकी मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनती क्योंकि आप लोग तैयारी करके नहीं बैठे हुए हैं। तो एनीवे, सो आई हैव रिटन हियर VS is equal to cos beta LVR plus JZC sin beta LIR, J1 over ZC sin beta LVR plus cos beta LIR, ये इक्वेशन है। और पावर की इक्वेशन क्या है, VS थ्री फेज पावर की, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस जुबानी बोलने की बजाय मैं इसको रेफर करूँ, ठीक है। थ्री फेज पावर, रियल पावर जो है रिसीविंग एंड पे किसके बराबर होगी, VS लाइन टू लाइन, VR लाइन टू लाइन, X डैश। अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो X डैश बेसिकली कौन सा फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है। उसमें ZC लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए ZC क्या बन जाता है, इट इज ए रियल नंबर विच इज कैपिटल L डिवाइड बाई कैपिटल C, ठीक है। तो X डैश हमें पता है एक नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, जो कि ये वाला नंबर है बेसिकली फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है, X डैश। और ये अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात की, अगर इसका हम पाई मॉडल निकालते हैं तो बेसिकली X डैश ये चीज़ बन जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाता हूँ तो मुझे इसको फिर विजुअलाइज करना और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि X डैश ये चीज़ है, और यहाँ पे जब एक सीरीज में कैपेसिटर लगाता हूँ तो X डैश माइनस ये करूँगा तो ये फिर लाइन की एम्पीडेंस, X डैश बेसिकली क्या है, लाइन की एम्पीडेंस है। X कैपेसिटर लगाने से लाइन की एम्पीडेंस क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले X डैश थी, अब लाइन की एम्पीडेंस क्या हो जाएगी, X डैश माइनस XCSER हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे X डैश है। अब अगर इसमें कैपेसिटर लगाएंगे तो X डैश की जगह लाइन की एम्पीडेंस क्या हो जाएगी, X डैश माइनस XCSR बन जाएगी, सीरीज, ठीक है। इसी तरीके से रिसीविंग एंड की जो रिएक्टिव पावर है दैट इज गिवन टू अस बाय दिस इक्वेशन। नाउ पहले हम लेट अस टैकल द फर्स्ट पार्ट। इसकी बहुत सारी चीज़ें पहले से हमने की हैं तो इस वजह से मैं इसको जल्दी से जल्दी गुजरता हूँ इसमें से।
ठीक है। तो सो ट्रांसमिशन लाइन है, इसके लिए एक्स डैश जो है, एक्स डैश इज नथिंग फॉर दिस 5.5 एग्जांपल है, एक्स डैश कम्स आउट टू बी दिस थिंग, ठीक है। और थ्री फेज पावर जो है, कम्प्लेक्स पावर रिसीविंग एंड पे, इट इज 1000 एंगल 0.8, 0.8 भी बताया उसने, 1000 जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी हमें बताई है। तो यहाँ से फिर हमारे पास 800 मेगावाट रियल पावर रिक्वायरमेंट है लोड की, और ये जो है रिएक्टिव पावर, और रियल पावर हम रिसीविंग एंड पे हम जनरेट नहीं कर सकते, इट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द सेंडिंग एंड। रिएक्टिव पावर हम रिसीविंग एंड पे रिएक्टिव पावर का हम बंदोबस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस रिक्वायरमेंट से, क्योंकि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हम इतनी इसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर की लोड की, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि सेंडिंग एंड, बेसिकली आपका जो सेंडिंग एंड है वो कितनी रिएक्टिव पावर रिएक्टिव पावर कितना बेचना होगी सेंडिंग एंड को, अगर हमने रिसीविंग एंड की वोल्टेज 500 केवी रखनी है। पहले हमें ये पता हो टोटल लोड की रिक्वायरमेंट कितनी है, इतनी है, 600 MVA है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर 500 केवी हम रिसीविंग एंड की वोल्टेज रखें तो सेंडिंग एंड से कितना केवी, सेंडिंग एंड की वोल्टेज कितनी, 500 केवी है। रिसीविंग एंड की वोल्टेज भी अगर हम 500 केवी रखें तो सेंडिंग एंड से कितनी क्यू फ्लो करेगी, ठीक है। अगर रिसीविंग एंड की वोल्टेज को हम इजाजत दे दें कम होने की, तो वो जो सेंडिंग एंड से जो क्यू का फ्लो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रिसीविंग एंड की वोल्टेज 500 केवी रहे, तो इसका मतलब है कि जब ये 500 केवी हो, ये 500 केवी हो सेंडिंग एंड की, 500 केवी हो रिसीविंग एंड की, फिर हमें ये जानना होगा, ये हमें मालूम करना होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में से इन कंडीशंस को मीट करने के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में से कितनी क्यू को फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू निकालना है हमने। तो लेकिन क्यू के लिए अगर हम क्यू की इक्वेशन निकाले तो उसमें डेल्टा बी है, क्यू में क्या है, डेल्टा बी, तो इसका मतलब मुझे डेल्टा बी निकालना, तो डेल्टा निकालना वेरी वेरी इजी, बिकॉज रियल पावर जो है, इसको क्या चीज, थोड़ा सा रफ सा आप हमेशा याद रखें, ठीक है। टू सम एक्सटेंट जो रियल पावर है इसकी फ्लो को डिटरमिन करता है, क्या चीज डिटरमिन करता है, इट इज द पावर एंगल, ठीक है। और जो रिएक्टिव पावर है इसके फ्लो को क्या चीज डिटरमिन करता है, इट इज वोल्टेज। वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं, डिफरेंस रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड की, रिएक्टिव पावर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा को मैं बढ़ाता चला जाऊं तो फिर क्या चीज होगा, रियल पावर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। रियल पावर फिक्स है तो इसका मतलब है डेल्टा इज फिक्स्ड, ठीक है। इसमें देखें रिएक्टिव पावर जो फ्लो करेगी सेंडिंग एंड से, उसके लिए डेल्टा भी चाहिए, और डेल्टा कहाँ से ले आऊंगा मैं, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज पावर जो है सेंडिंग जो पावर चाहिए लोड को वो मुझे ऑलरेडी पता है, सेंडिंग एंड की वोल्टेज मुझे पता है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज मुझे पता है, एक्स डैश मुझे पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 800 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा। यहां से मुझे डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा कम्स आउट टू बी 20.04। इट मींस 800 मेगावाट की पावर भेजने के लिए जो पावर एंगल क्या होना चाहिए, इट शुड बी 20.04। अब इस इक्वेशन में Vs और VL में 500 रखूं, एक्स डैश की वैल्यू में पुट करूं, और डेल्टा की वैल्यू में 20 जो भी आई है प्रीवियस इक्वेशन से वहां से मैं रखूं, तो फिर मेरे पास आता है कि अगर ये कंडीशंस हो, इफ ऑल दीज कंडीशंस आर टू बी मेट, इफ रिसीविंग वोल्टेज इज टू बी केप्ट एट 500 kV, उस सूरत में सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड को कितनी रिएक्टिव पावर आनी चाहिए, रिसीविंग एंड की पावर इतनी होनी चाहिए 23.15 MVAR अगर रिसीविंग एंड पे आ जाए सेंडिंग एंड से, तब रिसीविंग एंड की वोल्टेज 500 kV होगी। अगर रिसीविंग एंड में MVAR अगर ज्यादा आए तो इसका मतलब है रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 500 kV नहीं रहेगी। 500 kV रखने के लिए कंडीशन ये है कि रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन लाइन में से जो पावर फ्लो करेगी रिएक्टिव पावर लोड की तरफ, इट शुड बी 23.15 MVAR रिसीविंग एंड जो रिसीव करेगा। लेकिन लोड की रिएक्टिव पावर कितनी, इट्स 600 MVA। एक तरीका तो ये है कि हम ये सारी की सारी कहां से ले लें, सेंडिंग एंड से ले लें। लेकिन जब ये सारी रिक्वायरमेंट सेंडिंग एंड से लेंगे,
ठीक है, तो उस सूरत में यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस वोल्टेज इट विल नॉट, देखें यहाँ पे अगर 600 लिखूं, ये 500 सेंडिंग एंड की वोल्टेज में फिक्स करूं, पावर एंगल को फिक्स करूं, तो ऑफ कोर्स देन दिस वी आर जो है वो चेंज हो जाएगी, वो गिर जाएगी, दैट माइट ड्रॉप ड्रास्टिकली, अंडर वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, सो हियर इज, लेकिन अगर मैं 500 रखना चाहता हूँ रिसीविंग एंड की वोल्टेज को, उस सूरत में फिर सेंडिंग एंड से कितनी, रिसीविंग एंड को कितनी वोल्टेज रिएक्टिव पावर मिलनी चाहिए, इतनी मिलनी चाहिए। लेकिन लोड की कितनी चाहिए, लोड को 600 चाहिए। सेंडिंग इस 500 केवी की वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए कितनी रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकता है सिस्टम, इट इज 23.15 MVAR। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंस दिस माइनस दिस, इतनी MVAR सप्लाई करनी चाहिए रिसीविंग एंड में, इतना हमें बंदोबस्त करना चाहिए। 576.85 MVAR का बंदोबस्त होना चाहिए, कहां से, रिसीविंग एंड पे। और रिसीविंग एंड पे हम कैसे बंदोबस्त कर सकते हैं, अगर बंदोबस्त न करें तो इस MVAR ने भी कहां से फ्लो करना, लोड को तो चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो करेगा। जब ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो करेगा तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज में क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, सो इतनी वोल्टेज, इतना MVAR की सप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कनेक्ट सम कैपेसिटर बैंक्स। ठीक है, और कैपेसिटर बैंक्स की जो ये जो है कैपेसिटर जो MVAR लेगा, वो हमेशा किसके बराबर होती है, इफ यू कंसल्ट प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, जो VL² डिवाइड बाय XC के बराबर होती है। ठीक है, SC स्टार। ठीक है, तो XC किसके बराबर होगा, VL² डिवाइड बाय SC स्टार। SC हमारे पास ये है, SC स्टार करें तो ये हमारे पास ये चीज आ जाएगी, और यहां से फिर मैं कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। दिस मच कैपेसिटेंस अगर हम रिसीविंग एंड पे कनेक्ट करें, जिसकी जो रेटिंग है, दिस मच पावर इट कुड डिलीवर। ठीक है, तो वो वाला जो कैपेसिटर होगा, ऑफ कोर्स ये 6.1 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर होगा, ये छोटा सा कैपेसिटर भी हो सकता है जिसकी कैपेसिटेंस 6.1 माइक्रोफेराड है, लेकिन ये ट्रांसमिशन लाइन है 500 केवी है, इसमें से हेवी करंट फ्लो कर रही है, और इसने इसमें दिस मच पावर इट हैज टू स्टोर। ये जस्ट आपके लैब का जो छोटा सा कैपेसिटर जो है आपके थंब के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर आता है। ठीक है, इतना छोटा सा कैपेसिटर नहीं होगा, दोस विल बी वेरी वेरी बिग कैपेसिटर्स। सो कैपेसिटर बैंक आपको लगाना पड़ेगा रिसीविंग एंड पे, ताकि इसकी जो 576 मेगावाट की जो मेगावार की जो है वो यहीं से ही सप्लाई होती रहे। और दूसरा पार्ट क्या है, ये तो हमने कर लिया कंपनसेशन रिसीविंग एंड पे। दूसरा पार्ट क्या है, वो ये कहता है कि आपने ओनली सीरीज कैपेसिटर्स, ये भी नहीं लगाया, सीरीज एक कैपेसिटर आपने मिड पॉइंट पे लगाया है, और कंपनसेशन फैक्टर क्या रखा है, 40% रखा है। ठीक है, अब सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगी और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी। अब इसकी सीरीज कैपेसिटेंस SER इट इज 0.4 इंटू X डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कैपेसिटेंस इतनी, सीरीज कैपेसिटर जो लगाएंगे उसकी रिएक्टेंस इतनी होगी। Z डैश कितना होगा, इट विल बी JX डैश माइनस X सीरीज, जैसा कि हमने बात की प्रीवियसली, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब ये चीज हमारे पास बन जाएगी तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखें, यहां पे हमने क्या निकालना है, इस पार्ट में उसने ये नहीं पूछा है कि इसकी वजह से पावर कितनी, पावर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, ये बात उसने नहीं पूछी। उसने सिर्फ ये पूछा है कि ये कैपेसिटर लगाएंगे तो सेंडिंग एंड की वोल्टेज क्या होगी। तो सेंडिंग एंड की वोल्टेज के लिए इक्वेशन क्या है, VS इज इक्वल टू AVR प्लस JBR है। ठीक है, सो VR A अगर हम निकालें और B, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें A और B चाहिए। ठीक है, तो A हमारे पास किसके बराबर है, अगर हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, फिर ये वाली इक्वेशन है, ऑफ कोर्स ये वाली इक्वेशन है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, ये फैक्टर हमारे पास A है, ये फैक्टर हमारे पास B है, ये फैक्टर हमारे पास C है, ये फैक्टर हमारे पास D है। लेकिन जब हम एक कैपेसिटर दरमियान में ऐड कर दें तो बेसिकली ये फैक्टर क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, और ये हमारे पास बेसिकली ये बन जाता है, यहाँ पे जो इसने निकाला है ये वाली चीज बन जाती है, ये बन जाता है। ठीक है, तो ABCD फैक्टर्स अगर हमें पता हो, ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल है, उसमें A फैक्टर किसके बराबर होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ये हमारे पास Z डैश है,
ये हमारे पास y डैश डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ से y डैश में निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का z डैश और y डैश हमें पता हो तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का a किसके बराबर होगा, a इसके बराबर b है। यहाँ पे इस इक्वेशन पे उसने दिया है a इसके बराबर b है और a फिर हमारे पास इसके बराबर b है। ये a हमारे पास किसके बराबर है, 1 प्लस z डैश y डैश डिवाइड बाई 2। z डैश और y डैश ये बेसिकली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो हमने इक्विवेलेंट मॉडल निकाला था वहां से हमने लिया। वहां से a हमारे पास ये आता है और वहां से b जो है इट इज वेरी सिंपल, इट इज दिस थिंग। ठीक है, a और b अगर हमें पता चल गया तो IR बेसिकली पावर वही है, तो IR की वैल्यू क्या होगी, VR हमारे पास क्या है, VR इज इक्वल टू, क्योंकि VR हमने 500 kV हमारे पास VR है, तो वहां से IR निकाल सकते हो। IR कम्स आउट टू बी दिस थिंग। तो VS फिर हमारे पास क्या होगी, VS विल बी इक्वल टू 326.4 10.47 kV। ठीक है, और वहां से जब मैं परसेंटेज रेगुलेशन निकालता हूं तो ये हमारे पास आती है 18%। इसका मतलब ये है कि हमने रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो है वो 500 kV ही रखनी है। ठीक है, और दरमियान में हमने एक कैपेसिटर ऐड कर दिया है। अब हमने रिसीविंग एंड पे हमने कोई कंपनसेशन नहीं की है। ठीक है, कैपेसिटर ऐड करना होगा। जब हम कैपेसिटर ऐड करेंगे और रिसीविंग एंड पे कोई कंपनसेशन नहीं करेंगे, लेकिन रिसीविंग एंड की वोल्टेज को हम 500 kV ही रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने IR निकालते वक्त वही रखा था 500 kV। तो उस सूरत में फिर ट्रांसमिशन एंड की वोल्टेज क्या होगी, लाइन टू लाइन वोल्टेज 565 kV की लाइन टू लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग एंड पे इतनी वोल्टेज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेंडिंग एंड की वोल्टेज अगर हम ये रखें, दरमियान में हम एक कैपेसिटर ऐड करें, तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज इट विल रिमेन 500 kV to supply a load of 1000 MVAR at a power factor of 0.8। तो ये जरा बैठ के आप लोग करेंगे तो यू विल एंजॉय, रियली यू विल एंजॉय, बड़े मजे की चीजें हैं। ठीक है, तो इसको आपने बैठ के करना है और शौक से करना है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और ये आप समझ लें कि बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है आपका। इवन पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कंसेप्ट्स भी, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको यहाँ से मिलेगा। पावर जनरेशन है, इसके आगे एडवांस लेवल के कोर्सेज आपको पढ़ते हैं। तो जनरेशन सिर्फ फन के लिए हम नहीं करते हैं, जनरेशन करते हैं, उस पावर को आपने उससे आगे कहीं ट्रांसमिट भी करना है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन कैसे डिज़ाइन करते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, उसमें वोल्टेजेस में सेग्स आते हैं, वोल्टेज राइज होती है। ठीक है, तो उन वोल्टेजेस को फिर हम कैसे कंपनसेट करते हैं, ये सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के कंसेप्ट्स। ट्रांसमिशन लाइन अनस्टेबल कब होता है, ठीक है, फॉल्ट्स आती है तो ट्रांसमिशन लाइन कैसे बिहेव करता है। ठीक है, आपने प्रोटेक्शन सिस्टम आपने डिज़ाइन करना है, तो उसमें भी सारे यही कंसेप्ट्स जो हैं ट्रांसमिशन लाइन में आगे हम चीज़ें देखेंगे। तो यही चीज़ें, कंसेप्ट्स और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इसको आप ज़रा शौक से करें, ठीक है, और इसको ज़रा अच्छे तरीके से करें। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। आज मैंने